अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और बच्चों, पिछली वीडियो जो थी जिसमें आपको समझाया था, जिसमें आपको बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल समझाई थी। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में आपको समझाया था कि किस क्या स्टेजेस होते हैं। और उसके दो ये बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एचआईवी की लाइफ साइकिल को समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। इसके जो स्टेजेस होते हैं तकरीबन उसी तरह के स्टेजेस एचआईवी की लाइफ साइकिल में भी होते हैं। तो देखो भाई, दो स्टेजेस पे ये मुश्तमिल था। पहला स्टेज था इन्फेक्शियस प्रोसेस, जिसमें वो जो वायरस था अपने होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था, बैक्टीरिया पे जाकर अटैच हो रहा था। तो उसके तीन पार्ट्स थे। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब था अटैचमेंट ऑफ वायरस विद बैक्टीरिया। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब था वो जो अपना कोर इंजेक्ट कर रहा था। और फिर जीन इंजेक्शन का मतलब था अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बताया था कि जब जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, उसके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक था लाइटेक साइकिल और एक था लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटेक साइकिल में था कि अगर वायरस जो है वायरुलेंट है, डिस्ट्रक्टिव है, बैक्टीरिया के सेल को डिस्क्राइब कर रहा है, बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये लाइटेक साइकिल है। लेकिन अगर उसके साथ मिलके रह रहा है और उसी के साथ रेप्लिकेट कर रहा है तो ये लाइसोजेनिक साइकिल है। तो बच्चों, इसी तरह से कुछ आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एचआईवी की लाइफ साइकिल को। देखो, एचआईवी का जो होस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, एचआईवी का जो होस्ट होता है वो होता है हमारे पास टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स होता है जिसको हम सी डी फोर सेल्स भी कहते हैं, जिनको हम सी डी फोर सेल्स भी कहते हैं। और इनके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं हम उनको कहते हैं सी डी फोर रिसेप्टर। अच्छा बेटा, अब होता यह है कि वायरस की स्ट्रक्चर आपको समझाई थी प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर वायरस की स्ट्रक्चर समझाई थी कि भाई देखो, वायरस का कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर वायरस का जीनोम होता है यानी उसका आरएनए होता है। एचआईवी का स्ट्रक्चर समझाया था। और उसके बाहर एक प्रोटीन लिपिड की कवरिंग होती है, फॉस्फोर लिपिड की कवरिंग होती है। यूं समझ लो लिपिड का कैप्सूल होता है। और उस कैप्सूल के अंदर यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके ज़रिए से ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पाइक्स की मदद से वो अपने होस्ट के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। इन स्पाइक्स को हम नाम देते हैं GP120। सही है जी। अच्छा, अब क्या होता है, देखो सबसे पहले स्टेज क्या होता है। अब हम जरा इसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं कि किस तरह से पहला स्टेज आपको पता है। पहला स्टेज इन्फेक्शियस प्रोसेस का होता है। तो इन्फेक्शियस प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले होता है बाइंडिंग। सबसे पहले वायरस जो है अपने GP120 के साथ इस लिम्फोसाइट के CD4 रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। ये CD4 रिसेप्टर दिखाया है। इसके साथ जो है ये देखें, ये जो बैक्टीरिया HIV वायरस है ये अपने GP120 के साथ यहाँ पर बाइंड कर रहा है। जब इसके साथ बाइंड करता है तो उसके बाद सेकंड स्टेज ये होता है कि ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। जब मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए से ये अपना कैप्सिड जो है, एक्सोसाइटोसिस के जरिए से इसका जो अंदर जो कैप्सिड था वो कैप्सिड जो है ये हम T4 सेल के अंदर या CD4 सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। जब वो इंजेक्ट कर देगा एक्सोसाइटोसिस के जरिए से, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये आएगा अंदर तो ये हो गया यहाँ पे इन्फेक्शियस प्रोसेस। इसके बाद जैसे ही इसका कैप्सिड आएगा इसकी अनकोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अनकोटिंग का मतलब ये होता है कि इसका कैप्सिड हो जाएगा रिमूव और इसका आरएनए जो था अंदर वो आरएनए आ जाएगा बाहर। सही है, कैप्सिड रिमूव हो गया, आरएनए आ गया बाहर। अब ये जो आरएनए है ना, आरएनए यहाँ पे होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको अच्छी तरह से पता है। रिवर्स रीट्रो वायरस है ये। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, नॉर्मली डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये आरएनए से डीएनए बना रहा है। दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर। इसके लिए एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम देते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो आरएनए से बना लेता है डीएनए का स्टैंड, और डीएनए के स्टैंड में फिर उसके बाद यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो है पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए को, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं सी डीएनए का, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का। सही है, सी डीएनए, दिस इज द सी डीएनए।
अच्छा, ये cDNA बन गया, इसके बाद ये cDNA कहाँ जाता है, ये cDNA जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जो CD4 का जो एक्चुअल डीएनए था उसके साथ हो जाता है मर्ज। तो यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेस, जिसका हम नाम देते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। ये इंटीग्रेज एंजाइम के साथ मिलकर इनकॉर्पोरेट होकर ये दोनों के डीएनए को मिला देता है। यानी लेट्स सपोज कि अगर ये होस्ट का डीएनए था, सही है, ये होस्ट का डीएनए था, और पीछे से आ गया बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए, सही है, लेट्स सपोज कि यहाँ से बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए आ गया, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए के साथ हो जाएगा मर्ज, सही है, इसको मिला देगा। अब जब बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ इसका डीएनए मर्ज हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंट्रोल किसके हाथ में होगा, कंट्रोल होगा बैक्टीरियोफेज वायरस के हाथ में, सॉरी बैक्टीरियोफेज कह दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कंट्रोल होगा एचआईवी के हाथ में। ये देखो ये मिल गया इसका डीएनए। अब ये जो डीएनए बना है ना, ये जो मर्ज होने के बाद इन दोनों की मर्जिंग से जो ये जो डीएनए बना है ये वाला, ये कहलाता है प्रो वायरस, ये कहलाता है प्रो वायरस। इस वक्त जो है ये एचआईवी का जो डीएनए है, ये CD4 के डीएनए को कर चुका होता है कंट्रोल। अब ऑब्वियसली जब ये डीएनए को कंट्रोल कर देगा तो ये दो तरह के एमआरएनए बनाएगा, एक बनाएगा, एक एमआरएनए बनाएगा जीनोमिक एमआरएनए, सही है, जो इसका जीनोम होगा, जीनोमिक आरएनए, जीनोमिक आरएनए बनाएगा, और दूसरा बनाएगा एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करेगा, इस एमआरएनए के अंदर वो कोड्स होंगे जिसके अंदर जो कि वायरस को चाहिए। इस एमआरएनए के अंदर देखो भाई, ये जो डीएनए बन चुका है, ये जो प्रो वायरस है, ये दो तरह के आरएनए बनाएगा, एक जीनोमिक आरएनए यानी जो इस वायरस के अंदर आरएनए था वो वाला, और एक बनाएगा एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करेगा, जो होस्ट का ही राइबोसोम को यूज करेगा, होस्ट के ही राइबोसोम को यूज करके प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन कैसा बनाएगा, वो प्रोटीन जो इसके इस वायरस का स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएगा, यानी इसका कैप्सिड बनाएगा, सही है। पहले तो ये एक लॉन्ग प्रोटीन बनाता है, सही है, एक लॉन्ग प्रोटीन बनाता है एमआरएनए, ये जो एमआरएनए आया है ये राइबोसोम से एक लॉन्ग प्रोटीन, लंबा सा प्रोटीन बना लेता है, और फिर इसी वायरस का जो एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीएस, वो उस प्रोटीन को तोड़ देता है, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों से बन जाता है इसका कैप्सिड। ये कैप्सिड बन जाता है, और कैप्सिड के बाद क्या होता है, मैच्योरेशन होती है, यानी कैप्सिड, कैप्सिड प्लस जीनोम, कैप्सिड प्लस जीनोम, इन दोनों से, यानी ये कैप्सिड क्या करता है, जीनोम को सराउंड कर लेता है, और फिर ये क्या बना लेता है, ये पूरा कैप्सिड प्लस जीनोम, ये वायरस अपना पार्टिकल बना लेता है। अब क्या होता है, अब ये जिस तरह से ये एंडोसाइटोसिस के जरिए से अंदर आया था, अभी एक्सोसाइटोसिस के जरिए से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए से बाहर निकलेगा ना, तो आपको पता है ये जो इस CD4 का जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड फॉर्म में निकलता है, क्योंकि आपको पता है एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही, यानी कोई पार्टिकल अगर इससे बाहर निकलना चाहता है तो ये सेल मेम्ब्रेन के ही, सेल मेम्ब्रेन को ही यूज करके अपने अराउंड एक मेम्ब्रेन बना लेता है जिसको हम वायरल कैप्सूल कहते हैं, सही है। तो इसका जो कैप्सूल होता है वायरस का, ये हमारे ही यानी CD4 का ही सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको ये सराउंड कर लेता है, और फिर उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके स्पाइक्स बना लेते हैं, सही है। तो इस तरह से वायरस का, एचआईवी का नया पार्टिकल बन जाता है जो कि नए होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, सही है। ये तो हमने पढ़ ली लाइफ साइकिल, होपफुली आपको यहाँ तक की बात आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में कुछ छोटी बहुत, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी कि भाई ये किस तरह से, किसने डिस्कवर किया, क्या किया, ये चीजें आप बुक से पढ़ लेना। अच्छा जी, अब कुछ चीजें हैं हमारे पास, एड्स के सिम्टम्स। एड्स के सिम्टम्स के अंदर देखो भाई, एड्स जो है स्टार्ट में एट इनिशियल स्टेजेस, एड्स जो होता है एसिम्प्टोमेटिक रहता है, एक्यूट रहता है, एक्यूट फॉर्म में रहता है, यानी पता नहीं लगता। ये एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ही नहीं है कि कोई सिम्टम नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन नहीं होगी कि आइदर ये एड्स है या कोई नॉर्मल सी बीमारी। तो इस वक्त जो है क्या हो रहा होगा, इस वक्त जो होगा, फीवर्स होंगे, सही है, चिल्स होंगे, सही है, फीवर्स होंगे, चिल्स होंगे, और एशियस होंगे, दर्द होगा बॉडी के अंदर, स्वेलन लिम्फ नोड होंगे, जो लिम्फ नोड है वो जो ग्लैंड्स है, लिम्फ ग्लैंड्स है, वो स्वेल कर जाएंगे, इची रैशेस होंगे, रैशेस पड़ेंगे बॉडी में, और जिसमें इचिंग भी होगी, सही वाली, टाइट वाली। अच्छा, इस स्टेज पे भी अगर एचआईवी का टेस्ट करवाया जाएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस स्टेज पे लोग इसको बहुत कॉमनली लेते हैं, बहुत सिंपली लेते हैं, और टेस्ट करवाते नहीं हैं। तो अगर इस वक्त पे भी करवाया जाएगा तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, बट
क्रॉनिक स्टेज क्या होगा, यानी इसके बाद अगर इसको सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉनिक स्टेज में। ये जो सिम्टम्स है ना, ये कुछ दिन तक रहेंगे और 9 मंथ्स के बाद यानी कुछ टाइम के बाद जो है ये डिसअपेयर भी हो जाएंगे। डिसअपेयर होने के बाद लगेगा पर्सन के बिल्कुल ठीक हो चुका, लेकिन जब उसके बाद ये चीज़ें वायरस बॉडी में ट्रांसमिट होता रहेगा और ये जो है दोबारा से जो सिम्टम्स अपेयर होंगे, क्रॉनिक स्टेज आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त स्वेलिन लिम्फ ग्लैंड्स होंगे, नेक और आर्म्स पिट्स पे स्वेलिंग हो जाएगी, इचिंग होगी, रैशेस पड़ जाएंगे। और इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स में नाइट स्वेटिंग होगी, रात के वक्त पसीना आएगा, सही है। परसिस्टेंट कफ होगा, बहुत कंटिन्यूअसली कफिंग होगी, फ्लू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इम्यून सिस्टम हो चुका होता है वीक। क्योंकि ये वायरस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही अटैक कर रहा है। इम्यून सिस्टम हो चुका होता है वीक, तो ये छोटे छोटे से जो छोटे मोटे से वायरस बैक्टीरिया होते हैं ना, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम यूं ही उल्टे हाथ से ही मार देता है, तो उसको भी ये मार नहीं पाता। जब मार नहीं पाता तो फिर ये अटैक करते हैं और बॉडी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी भी होना शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन के भी सिम्टम्स इस वक्त अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। नाउ दिस इज समथिंग सीरियस। अब उसके बाद क्या होगा, अब अगर इस वक्त भी नहीं देखा गया, इस वक्त भी इसको लाइटली दिया गया, तो फुल ब्लोन एड्स में क्या होता है, फुल ब्लोन एड्स में फिर उसके बाद जो है सिम्टम्स आते जाएंगे, परसिस्टेंटली अपेयर होते जाएंगे। वेट, ये सारे सिम्टम्स तो होंगे, इन सारे सिम्टम्स के साथ वेट भी तेजी से लॉस होना शुरू हो जाएगा, तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा, वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। और इस वक्त जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका होगा कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होना शुरू हो जाएंगे। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज का मतलब है पहले जो बीमारी जो कि इम्यून सिस्टम के जरिए से आसानी से खत्म हो जाती थी, अब वो बीमारी जो है जोर पकड़ना शुरू कर देंगी और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। और इसमें से बहुत सारे फंजाई है, फंगल इन्फेक्शन है, और बहुत सारे वायरल और बहुत सारे दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बॉडी में होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें से एक एग्जांपल है कैपोसिस सार्कोमा, जो कि स्किन कैंसर है, जो कि बेसिकली अपेयर होना शुरू हो जाएगी, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम रोक के रखता है, लेकिन वो इस वक्त जो है अपेयर होना शुरू हो जाएगी, स्किन कैंसर डेवलप हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज है जो कि उस वक्त तक अपेयर होना शुरू हो चुके होंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज है, नर्वस सिस्टम, आई डिजीज, ये सारी चीजें साथ हो रही होंगी। तो अब नाउ, अब बात ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। देखो बेटा, इसका कोई ऐसा सच ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी करवाई जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करवाई जाती है, और इतनी मैनेजमेंट करवाई जाती है कि अगर इनिशियल स्टेजेस है तो इसको मैनेजमेंट करवाने का मकसद क्या होता है कि भाई वायरस जो अंदर ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ को रोका जाए, और उसकी ट्रांसमिशन को, कि कहीं भाई ये एक बंदा तो इन्फेक्ट हो गया, कहीं दूसरे बंदा इन्फेक्ट, दूसरा कोई पर्सन, हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट ना हो जाए, इस चीज को रोका जाए। इन दोनों चीज को कंट्रोल किया जाता है, असल मकसद ये है। इसका कोई इलाज तो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन इसकी मैनेजमेंट का यही तरीका होता है। और इवन के उस पर्सन को काफ़ी हद तक उस पर्सन को जो है इस वायरस से पूरा क्योर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर्सन की लाइफ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा, कि भाई अगर ट्रीट ना किया जाता तो हो सकता है वो जल्दी मर जाता, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए मैनेज करके उसकी लाइफ स्पैन को थोड़ा बेहतर बनाया जाता है। वैसे ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन फिर भी कोशिशें तो हम यहाँ पर करते हैं, जब भी तो डॉक्टर बनते हैं। अच्छा भाई, इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है हम एआरटी को यूज करते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी करते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, दिस इज बेसिकली अ थेरेपी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। सही है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दे रहे होते हैं, कोई सिंगल ड्रग में मौजूद नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स के हिसाब से जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उन सिम्टम्स के हिसाब से ड्रग के कॉम्बिनेशन को हम चूज कर रहे होते हैं। सही है। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक, कुछ एंटीवायरल एजेंट्स हैं, जैसे कि जाइडोव्यूडिन के नाम से एक मेडिसिन आती है, जो कि एक्चुअली एजिडोथाइमिडीन है, AZT, उसको हम देते हैं, जो कि इफेक्टिव साबित हुई है अब तक एड्स के अगेंस्ट, अब तक HIV के अगेंस्ट। सही है। तो इस तरीके से हम इसका इलाज कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में होता है कि भाई इसकी प्रिवेंशन की जाए। प्रिवेंशन करने के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं, कि क्या क्या मेजर्स हैं, ये तो बहुत कॉमनली आपको सबको पता होगा, कि भाई कोई यूज सिरिंजेस ना यूज़ की जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को अच्छी तरह से चेक किया जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए, टूथपेस्ट को शेयर ना किया जाए, ब्लेड्स को शेयर ना किया जाए, टॉल्स को शेयर ना किया जाए, इन सारी चीज़ों को। बार्बर के जब नाई के पास बाल कटवाने जाए, बार्बर के पास बार्बर शॉप में जाए, या लड़कियां अगर सैलून में जा रही हैं, तो उस वक्त जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से स्किन केयर के रूटीन के वक्त, इन सारी चीज़ों के वक्त जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से किया जाए, इन चीज़ों को अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, तो सर्जिकल अपैरेटस को अच्छी तरह से स्टेरलाइज्ड कर दिया जाए। और सेक्सुअली ट्रांसमिशन अगर होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा होती है, तो भाई अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो कि एड्स है, उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड किया जाए। अगर मदर जो है क्या कहते हैं HIV पॉजिटिव है, तो वो अपने बेबी को फीड करने से अवॉइड करें।
और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि किसी अननेचुरल रूट से सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से एड्स को कम से कम किया जा सकता है। एड्स जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी को रोका जा सकता है। तो भाई एचआईवी फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, इसके फैक्ट्स जो है अकॉर्डिंग ये बढ़ती हुई बीमारी है। जैसे कि भाई ये मैं वर्बली बता रहा हूँ, सही है। तो इस सच में यहाँ पर कोई ऐसी चीज लिख नहीं रहा। तो भाई एचआईवी के अगर स्टैट्स को देखा जाए तो ये चीज बेसिकली हर जगह पे अलग अलग स्टैट्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि भाई 18.2 मिलियन पीपल जो है उनको जो है उनकी थेरेपी करवाई जा रही थी, जो कि थेरेपी करवा रहे थे पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे 2016 के अंदर, 2015 के अंदर, 17 के अंदर, 18 के अंदर हर जगह नई रिसर्च आई हैं जिनमें मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो एआरटी ले रहे होते हैं। और इसके अलावा फिर बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एचआईवी होती है, वो खुद से तकलीफ सह रहे होते हैं, लेकिन शर्म के मारे और बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड के मारे, बहुत सारी चीज़ों से छुपने के मारे बता नहीं रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एचआईवी एक बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। सही है बेटा। यहाँ पे जो है ये वाला चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। इंशाल्लाह इससे आगे के टॉपिक को अगली वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।